स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, दरोगा, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, डिफेंस, एनडीए और सीडीएस जैसे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्दी ही याद कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 17 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन कहाँ किए हैं? वेयर हैज़ पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड सेवा तीर्थ? तो सेवा तीर्थ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का कहाँ उद्घाटन किए हैं? तो ऑप्शन 1 में मुंबई, ऑप्शन बी में न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी में है गांधीनगर, ऑप्शन डी में वाराणसी। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में उद्घाटन किए, नई दिल्ली। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ का यानी नया पीएमओ ऑफिस का उद्घाटन किए हैं, जिसका नाम कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है। कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है, यानी नया पीएमओ ऑफिस जो कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया, सेवा तीर्थ जो कर्तव्य भवन का ही उद्घाटन किया गया। इस परियोजना सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना क्या है? सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ऐतिहासिक जो साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित होकर कहाँ गया है? तो सेवा तीर्थ में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? तो शासन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सेवा उन्मुख बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ का जो नया पीएमओ परिसर के नाम से जाना जाएगा, यानी सेवा तीर्थ को अब जो पीएमओ परिसर के नाम से जाना जाएगा, सेवा तीर्थ। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि 17 फरवरी 2026 को लगने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी एनुअल सोलर इक्लिप्स को किस नाम से जाना जा रहा है? बाय व्हाट नेम इज द एनुलर सोलर इक्लिप्स एक्यूरिंग ऑन फरवरी 17 जो 2026 को नॉन? तो ऑप्शन 1 में ब्लैक होल, ऑप्शन बी में है डायमंड रिंग, ऑप्शन सी में है रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन डी में है रेड मून। तो जो 17 फरवरी 2026 को लगने वाले वलयाकार सूर्य ग्रहण को किस नाम से जाना जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जा रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जा रहा है। जो 17 फरवरी 2026 को लगने वाले वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी आज एनुलर सोलर इक्लिप्स को किस नाम से जाना जा रहा है? जो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिंग ऑफ फायर। यह ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में यह दिखाई देगा। रिंग ऑफ फायर यह भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, केवल आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। यह 17 फरवरी 2026 को लगने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, और इसलिए यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि
चंद्रमा सूर्य के बीच के हिस्से को ढक लेता है। यानी यह नाम इसलिए पड़ा है रिंग ऑफ फायर क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बीच के हिस्से को ढक लेगा और सूर्य के किनारे पर चमकदार अग्नि जैसे घेरे को नज़ारा दिखेगा। यानी जिस सूर्य के किनारे पर चमकदार अग्नि जैसे घेरे के नज़ारा दिखेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार आसपास यानी 2 मिनट 20 सेकेंड तक होगा। जो महत्व है 2026 का पहला, इसका महत्व है कि 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण होगा। यानी दोपहर के समय, यानी इसका समय भारतीय समय के अनुसार होगा दोपहर के समय, जो दोपहर के समय इसका आसपास समय होगा। और कितना मिनट होगा तो 2 मिनट 20 सेकेंड तक होगा। और कहाँ कहाँ होगा तो अंटार्कटिका पर मुख्य रूप से होगा, दक्षिण अफ्रीका जैसे नामीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, तंजानिया हो गया, और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ अर्जेंटीना, चिली जैसे कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, केवल आंशिक रूप से दिखाई देगा। कब लगने वाला है 17 फरवरी को 2026 को लगने वाला आज, जो जिसे क्या नाम जाना जाता है तो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। यह किस लिए इसका नाम पड़ा है रिंग ऑफ फायर क्योंकि यह चंद्रमा और सूर्य के बीच के हिस्से को ढक लेगा। चंद्रमा जो है सूर्य के बीच के हिस्से को ढक लेगा, यानी सूर्य के बीच के हिस्सों को कौन ढक लेगा तो चंद्रमा ढक लेगा, जिससे सूर्य के किनारों पर क्या होगा चमकदार अग्नि जैसे घेरे का, यानी गोल जैसे घेरे का रिंग जैसे नज़ारा दिखेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो भारतीय समय अनुसार दोपहर में दिखाई देगा 2 मिनट 20 सेकेंड तक। इसका महत्व या 2026 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएनबी सॉल्यूशन 2026 यानी पीएनबी सॉलिडरेथॉन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड द पीएनबी सॉलिडरेथॉन 2026। तो भारतीय ऑप्शन 1 में भारतीय सेना, ऑप्शन बी में है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी में है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी में है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सोल्जरथॉन यानी सोल्जरथॉन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। जो पीएनबी सोल्जरथॉन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सोल्जरथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक अपने कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा नई दिल्ली में इसका घोषणा किया गया है। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा किया गया है। यह कार्यक्रम बैंक के किस लिए किया गया है तो 132वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है। यह दूसरा संस्करण होगा। जो इसका थीम क्या है रन विथ, इसका थीम क्या है रन विथ, इसका थीम क्या है रन विथ सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स, यानी जो इसका थीम है जो रन विथ सोल्जर्स, सोल्जर के लिए दौड़े और सोल्जर के साथ दौड़े। तो इसका यही थीम है। जो इस मैराथन का उद्देश्य क्या है तो भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रकट करना, नागरिकों और सैनिकों के बीच में संबंध स्थापित करना। आयोजन स्थल कहाँ पे हो जा रहा है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, जो 5 अप्रैल 2026 को आयोजन किया जा रहा है। 5 अप्रैल 2026 को आयोजन किया जाएगा। जो किसके द्वारा घोषणा किया गया तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया है। कि कौन सा कार्यक्रम जो कि स्थापना दिवस के रूप में 132वें स्थापना यानी पीएनबी के स्थापना 132वें स्थापना दिवस के रूप में किया गया है। तो पीएनबी की स्थापना कब हुआ था तो 12 अप्रैल 1894 को लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो 12 अप्रैल 1894 को लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। जो
अगला कंसेप्ट देखते हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने टेट्राटेनियम पाइकाडे नामक पौधे की नई एक प्रजाति की खोज की गई है। वेयर हैव रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड ए न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड टेट्राटेनियम पाइकाडे, जो कहाँ पे खोज की गई है? तो ऑप्शन एक में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी में एराविकुलम नेशनल पार्क, ऑप्शन सी में है काजी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी में गिर नेशनल पार्क। तो जो शोधकर्ताओं ने टेट्राटेनियम पाइकाडे की खोज कहाँ की गई है, जो नाम पौधा है, कहाँ किस पार्क में खोजा, नेशनल पार्क में खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एराविकुलम नेशनल पार्क में खोजा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एराविकुलम नेशनल पार्क में खोजा गया है। तो टेट्राटेनियम पाइकाडे नामक पौधे की खोज कहाँ की गई है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क में खोज की गई है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक नई प्रजाति केरल की इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क में खोज की गई है, जिसके घास के मैदानों में खोज की गई है। यह पौधे का नाम क्या है? टेट्राटेनियम पाइकाडे है, इसका पौधे का नाम है, जो गाजर और धनिये जैसी सामान्य प्रजातियों में शामिल है। इसे किसके द्वारा खोजा गया है? तो संत जोसेफ कॉलेज कोझिकोड और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के शोधकर्ताओं ने खोजा है। यह प्रजाति मुख्य रूप से नमी वाले घास के मैदानों में पाई जाती है, जो समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यानी पाए जाते हैं। यह खोज नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी 2026 में प्रकाशित किया गया है, इसीलिए हाल ही में यह चर्चा में है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जिस ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एराविकुलम नेशनल पार्क, जो केरल में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो पीएनबी सोल्जरथॉन जो वीवीआई क्वेश्चन है, पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पीएनबी सोल्जरथॉन, जो ऑप्शन ए है रन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में रन विथ सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स, ऑप्शन सी में है फिटनेस फॉर ऑल, ऑप्शन डी में है सैल्यूट टू आर्मी। तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो सोल्जरथॉन 2026 की थीम क्या रखी गई है? व्हाट इज द थीम ऑफ पीएनबी सोल्जरथॉन 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो रन विथ सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की थीम रखी गई है, रन विथ सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। आइए इसके बारे में देखते हैं और कुछ। तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा यह 132वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा किए गए हैं। यह कार्यक्रम बैंक का दूसरा संस्करण है। यह आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में अप्रैल 2026 में होगा। यह पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की थीम क्या है? रन फॉर सोल्जर्स, रन विथ सोल्जर्स और रन फॉर सोल्जर्स, यानी सैनिकों के साथ दौड़ और सैनिकों के लिए दौड़ रखी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान, फिटनेस, राष्ट्रीय गर्व और नागरिक सैन्य संपर्क को बढ़ाना, यानी नागरिकों के बीच और सैन्य बलों के बीच संपर्क को बढ़ाना है। जो पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ अशोक चंद्रा ने इसे क्या किया है? इसे राष्ट्र रक्षा करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी बताया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि एशिया राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 की में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026?
तो एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन 1 में 75, ऑप्शन बी में 82, ऑप्शन सी में 94, ऑप्शन डी में 105। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 94 इसका आंसर हो जाएगा। जो एशियाई राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 94 कुल पदक जीते हैं, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशियाई राइफल चैंपियनशिप या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 94, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो आयोजन स्थल कहाँ किया गया? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया, जो नई दिल्ली में है। कुल पदक 94 जीते गए, जिसमें से स्वर्ण पदक 51, रजत पदक 23 और कांस्य पदक 20 जीते गए। जो टीम इंडिया ने भारत सबसे ज़्यादा प्रतियोगी सर्वाधिक पदक जीते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पदक कौन जीते हैं? तो इंडिया ने जीते हैं, सबसे ज़्यादा पदक इंडिया ही जीते हैं, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 94 इसका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक 51, रजत पदक 23 और कांस्य पदक 20 इसमें जीते हैं। कुल 94 पदक जीते गए हैं। जो आयोजन कहाँ किया गया था? तो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था, नई दिल्ली में। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो जो हाल ही में खबरों में रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है गुजरात। तो जो हाल ही में खबरों में रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है मुकुंदरा जो हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जो जिसे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दरहा वन्य जीव अभ्यारण्य भी नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को? तो दरहा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, जो हड़ौती के क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में स्थित है। यह कोटा, बूंदी, झालवाड़ा और चित्तौड़ जिलों में फैला हुआ है। यह कितने जिलों में फैला हुआ है? तो कोटा, बूंदी, झालवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में, राजस्थान के जिलों में फैला हुआ है। यह राजस्थान का सबसे तीसरा रिजर्व है, यानी यह जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन है? तो रणथंभौर, और दूसरा कौन है? तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। और पहला कौन है? तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हाल ही में समाचारों में बाघ संरक्षण और कॉरिडोर के विकास से चर्चा में रहा। यहाँ बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, जंगली बिल्ली, सियार, नीलगाय, चीतल, सांभर जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नदियाँ इस क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियों यहाँ से गुजरती है, जैसे चंबल हो गया, काली हो गया, आहू हो गया, रमजान यहाँ से गुजरती है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है कि यह रिजर्व प्रसिद्ध किस लिए है? तो हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरामन तोते यहाँ अधिक रूप से पाए जाते हैं। जो हीरामन तोते अधिक रूप से यहाँ पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है देखते हैं। तो जिनका पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जो बाघों की उच्च घनत्व वाली आबादी है यहाँ पर पाई जाती है, यानी बाघ अधिक संख्या में पाई जाती है रणथंभौर में। सरिस्का दूसरा नंबर में, सरिस्का, यह सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर या अरावली पर्वत में स्थित है, अलवर या अरावली पर्वत में स्थित है, जो बाघ और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। बाघ और तेंदुए के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कोटी, बूंदी और झालवाड़ा में स्थित है,
यह 2013 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। तो 2013 में घोषित किया, जो चंबल नदी के आसपास है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जैसलमेर में स्थित है, जो थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के लिए इसे जाना जाता है नाम से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो भरतपुर में स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान को रेगिस्तान राज्य कहा जाता है, यानी राजस्थान को किस लिए कहा जाता है? राजस्थान को राजस्थान का रेगिस्तान का राज्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ जैव विविधता बहुत ही समृद्ध है, जैसे में बाघ, तेंदुआ, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रवासी पक्षियाँ यहाँ की पहचान है राजस्थान की। तो रेगिस्तान का राज्य कहा जाता है राजस्थान को। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस यानी ग्लोबल टूरिज्म रिलायंस डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द ग्लोबल टूरिज्म रिलायंस डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 15 फरवरी, ऑप्शन बी में 16 फरवरी, ऑप्शन सी में है 17 फरवरी, ऑप्शन डी में 18 फरवरी। तो विश्व पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस यानी ग्लोबल टूरिज्म रिलायंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस ग्लोबल टूरिज्म यानी रिलायंस डे कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 17 फरवरी को मनाया जाता है। 17 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो शुरुआत का किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 6 फरवरी 2023 को एक प्रस्ताव के माध्यम से हर साल 17 फरवरी को इस दिन मनाने का नामित किया था। जो 6 फरवरी 2023 के प्रस्ताव के माध्यम से 17 फरवरी को मनाने का नामित किया था इस दिन। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो दिवस वैश्विक चुनौतियों जैसे यह दिवस वैश्विक चुनौतियों जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाएं प्रति पर्यटन क्षेत्र की अनुकूल क्षमताओं और लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह महत्व किस लिए है? तो पर्यटन उद्योग को अस्थायी और सुरक्षित और लचीला बनाने के महत्व पर जोर देता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो फरवरी के प्रमुख दिवस यानी इम्पोर्टेंट डे, जो फरवरी के प्रमुख दिवस कौन कौन है? तो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। उसकी याद में 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। इसके याद में 1977 में मनाया जाता है। 2 नंबर में यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन रामसर कन्वेंशन 1971 की याद में मनाया गया था। रामसर कन्वेंशन 1971 की याद में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, जो 2026 की थीम है। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग 2026 की थीम है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर जागरूकता रोकथाम के लिए जरूरी है। कैंसर जागरूकता रोकथाम के लिए जरूरी है, जिसका थीम क्लोज द केयर गैप, यानी क्लोज द केयर गैप इसका थीम है। यानी जो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। और
6 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को विश्व जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है? महिला जननांग विकृति प्रति शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो महिलाओं को अधिकार से जुड़ा है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट यानी सफल इंटरनेट डे मनाया जाता है 8 फरवरी को, या फरवरी के दूसरे मंगलवार यानी 2026 में 10 फरवरी को आसपास पड़ा, लेकिन मुख्य रूप से 8 से 10 फरवरी को रूप में आता है कभी कभी। तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे मनाया जाता है। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जो पोषण और सतत कृषि के लिए मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी क्या मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विज्ञान और लड़कियों या महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी विज्ञान और लड़कियों महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, जो स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 13 फरवरी क्या मनाया जाता है? जो VVI क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो को महत्व को मनाने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। जो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जो प्रेम और रोमांस के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि लोसर उत्सव जो 17 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है, यह किस समुदाय का नव वर्ष है? यानी लोसर जो उत्सव है 17 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, किस समुदाय का नव वर्ष है? तो ऑप्शन 1 में सिखों का, ऑप्शन बी में तिब्बती बौद्धों का, ऑप्शन सी में जैनियों का, ऑप्शन डी में पारसियों का। तो लोसर उत्सव जो 17 फरवरी 2026 को हुआ, यह किस समुदाय का नव वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तिब्बती बौद्धों का लोसर समुदाय उत्सव द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती बौद्धों द्वारा लोसर उत्सव मनाया जाता है, जो 17 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है, जो 18 फरवरी को रूप में शुरुआत होगा, जो 15 दिनों तक मनाया जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। जो तिब्बती बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोसर उत्सव तिब्बती समुदाय का नव वर्ष है, यानी लो का अर्थ है वर्ष और लो का अर्थ है वर्ष और सार का अर्थ है लोसर यानी SAR का अर्थ है नया, यानी जो वर्ष और नया, यानी जो तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव किस लिए? उत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के या पहले दिन से शुरू होता है, लगभग 15 दिन तक चलता है यह उत्सव, यानी तिब्बती बौद्धों द्वारा यह साल का पहला दिन और पहला वर्ष होगा। जो यह मुख्य रूप से तिब्बती, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, विशेषकर स्पीति, किन्नौर क्षेत्रों में, जिससे नेपाल, भूटान आदि क्षेत्रों बौद्धों के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह सिखों का नव पर्व कौन है? तो बैसाखी, जो 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जैनियों का महावीर जयंती मनाया जाता है और पद्मावती भी मनाया जाता है। और पारसी का नव वर्ष नौरोज मनाया जाता है, जो मार्च में पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं और जो लोसर उत्सव का मुख्य विशेषता क्या है? तो लोसर उत्सव का मुख्य विशेषता है कि परिवार एकजुट होते हैं, पुराने कर्ज चुकाए जाते हैं, घर साफ किए जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए घर साफ किए जाते हैं। पारंपरिक भोजन भी किया जाता है, जैसे चीज़ें, पत्थर, डम्पलिंग्स आदि भविष्य के लिए इसमें डम्पलिंग्स जैसे छोटे पत्थर चीज़ें डालकर भविष्य बताई जाती है। जैसे तले हुए बिस्कुट खाया जाता है, चांग या बार्ली बियर, दूध, चाय आदि
इसमें खाया जाता है। मठों में प्रार्थना की जाती है। बटर लैंप जलाना भी इसमें जलाया जाता है। नृत्य किया जाता है और मास्क डांस के भी किया जाता है। प्रार्थना भी किया जाता है। ताश के डेलक यानी शुभकामनाएं भी दी जाती है, यानी ताशी डेलक भी यानी शुभकामनाएं भी दी जाती है, कहकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह बौद्ध परंपराओं से जुड़ा है। यह बौद्ध की शिक्षाओं, करुणा और नई शुरुआत पर फोकस करता है, यानी बौद्ध परंपरा से जुड़ा है। यह बुद्ध की शिक्षाओं और करुणा और नई शुरुआत की पर फोकस होता है, यानी नई साल की शुरुआत का फोकस होता है इसमें। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारत को किस संस्था ने यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड लॉन्च किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड टू यूनियन फ्रंटियर फंड? ऑप्शन 1 में है बम्बई, ऑप्शन बी में IIT मद्रास, ऑप्शन सी में है IIT दिल्ली, ऑप्शन डी में IISc बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत के किस संस्था ने यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। IIT यूनियन कॉर्न फ्रंटियर फंड कौन लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है जो भारत में। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह IIT मद्रास ने IIITM यानी यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड, जिसे यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड के नाम से भी जाना जाता है। IIT मद्रास ने IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर, जिसे यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड के नाम से भी जाना जाता है। यह 600 करोड़ डीप टेक फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड है, जिसका नाम IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड में रखा गया है। इस फंड को IIT मद्रास रिसर्च पार्क और IIT MRP और यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर से मिलकर लॉन्च किया गया है। इस फंड को यानी IIT मद्रास द्वारा और यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर एक साथ मिलकर लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, स्पेस टेक आदि हाई रिस्क, हाई इनोवेशन, डीप और टेक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए यह लॉन्च किया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 फरवरी 2026 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 17 फरवरी 2026 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो विच कंट्री सेलिब्रेटेड इन इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन फरवरी 17, 2026? तो ऑप्शन 1 में कोसोवो, ऑप्शन बी में गाम्बिया, ऑप्शन सी में एस्टोनिया, ऑप्शन डी में श्रीलंका। तो 17 फरवरी 2026 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसोवो। इसका आंसर हो जाएगा कोसोवो इसका आंसर हो जाएगा। जो कोसोवो ने 17 फरवरी 2026 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कोसोवो देश ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया है अपना 17 फरवरी 2026 को। आप कमेंट में बताइए कि कोसोवो की राजधानी कहाँ है। आइए और देखते हैं इसके बारे में। जो कोसोवो हर साल 17 फरवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि इस तारीख को साल 2008 में सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्यों मनाता है? क्योंकि इसी दिन 2008 में सर्बिया देश से स्वतंत्रता अपनी घोषणा की थी। तो स्वतंत्रता घोषणा की थी। और गाम्बिया देश स्वतंत्रता दिवस 18 फरवरी को मनाता है। गाम्बिया देश स्वतंत्रता दिवस 18 फरवरी को मनाता है। एस्टोनिया देश स्वतंत्रता दिवस 24 फरवरी को मनाता है। श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। गाम्बिया देश स्वतंत्रता दिवस 18 फरवरी को मनाता है। एस्टोनिया स्वतंत्रता दिवस 24 फरवरी को मनाता है। श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। जो कोसोवो इसका आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोसोवो जो 17 फरवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने एशिया प्रशांत में वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट परीक्षण शुरू किया है? जो विच बैंक पायलोटेड वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स इन एशिया पैसिफिक, यानी हाल ही में किस बैंक ने एशिया प्रशांत में वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट परीक्षण किया है? तो कौन सा बैंक है? तो ऑप्शन 1 में सेबी, ऑप्शन बी में है डीबीएस बैंक, ऑप्शन सी में एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी में आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीबीएस बैंक। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीबीएस बैंक, जो हाल ही में एशिया प्रशांत में वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट परीक्षण शुरू किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो डीबीएस बैंक एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक में पहली बैंक है जिसने वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स वीआईसी का पायलट परीक्षण शुरू किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीबीएस बैंक। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पायलट परीक्षण की विशेषताएं क्या है? तो वास्तविक खाद्य और पेय पदार्थ लेने के माध्यम से परीक्षण शुरू किया गया है। यह ऑनलाइन शॉपिंग होगा जिसमें यात्राएं बुकिंग का विस्तार किया जाएगा, वीज़ा को सुरक्षित किया गया है, APILS का उपयोग किया जाएगा, AI रेडी कोड क्रेडेंशियल और उन्नत प्रमाणीकरण के साथ किया जाएगा। क्षेत्र में पहला ऐसा प्रयास है जो एजेंटिक कॉमर्स को वास्तविकता में बदल रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2.0 यानी स्टार्टअप इंडिया फंड, 20 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर, 13 नंबर क्वेश्चन होगा। स्टार्टअप इंडिया फंड्स यानी स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0? तो जो स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो ऑप्शन 1 में है 5,000 करोड़, ऑप्शन बी में है 10,000 करोड़, ऑप्शन सी में है 20,000 करोड़, ऑप्शन डी में है 15,000 करोड़। तो इसका जो स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2,000 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। जो स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए कितनी राशि? तो 2,000 करोड़ रुपया, सॉरी 20,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया, जो 20,000 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 20,000 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 20,000 करोड़ होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़, सॉरी इसका 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। जो स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 10,000 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10,000 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। जो 10,000 करोड़ सही है। जो भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए कितना राशि किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपया राशि मंजूर की है। यह निवेश शुरुआत के चरण के स्टार्टअप और उद्यम पूंजी के लिए बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया गया है। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और 2.0 संस्करण का मकसद अगले चरण में स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने की दिशा में मदद भी करेगा। यानी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने की दिशा में मदद करेगा 2.0 को। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा। तो इसीलिए 10,000 करोड़ रुपया राशि मंजूरी की गई है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ टाइगर रिजर्व के रूप में देखा गया है। तो
तो जो ए ब्लैक पैंथर एंड लियोपार्ड वेयर रिसेंटली स्पॉटेड टुगेदर इन विच टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में जो ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो ऑप्शन 1 में है कान्हा, ऑप्शन बी में है भद्रा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी में है पेंच, ऑप्शन डी में है सिमलीपाल। तो जो ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ देखा गया है तो किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो भद्रा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भद्रा टाइगर रिजर्व ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ पानी पीते हुए देखा गया है टाइगर रिजर्व में, किसमें? तो भद्रा टाइगर रिजर्व में देखा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो फरवरी 2026 को कर्नाटक कहाँ है? भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो भद्रा टाइगर रिजर्व जो बैक वाटर क्षेत्र में एक ब्लैक पैंथर और जैसे काले तेंदुओं और सामान्य तेंदुओं के साथ पानी पीते हुए देखा गया, यानी ब्लैक पैंथर को देखा गया काले तेंदुआ और एक सामान्य तेंदुओं के साथ पानी पीते हुए देखा गया है। यह किसने? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने फोटो ली, कैमरे में कैद किया। तो सोहन सिंह और अरविंद कार्तिक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और पेंच कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। और भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है, जो ब्लैक पैंथर और सामान्य तेंदुए को एक साथ देखा गया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यानी काले तेंदुए और सामान्य तेंदुए को एक साथ देखा गया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसका नाम चर्चा में रहा हालिया घोषणा के अनुसार? तो हु अमोंग दिस वाज कन्फर्ड द खेल रत्न एज पर 2025 से 26 साइकिल। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसका नाम चर्चा में रहा हालिया घोषणा के अनुसार? तो ऑप्शन 1 में डी मुकेश, ऑप्शन सी में मनु भाकर, ऑप्शन सी में हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसका नाम चर्चा में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुकेश, डी भी सही है, मनु भाकर भी सही है, हरमनप्रीत भी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो उपरोक्त सभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए 2026 में दिया गया, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो गुकेश डी को भी दिया गया, मनु भाकर को भी दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 यानी 24-25 के चक्र के लिए घोषित किए गए 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। मनु भाकर को शूटिंग के लिए, गुकेश डी शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, इनके लिए दिया गया है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से खेल से संबंधित है। गुकेश डी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड टू मैन्युफैक्चर द जेनेटिकली स्टेबल NOPV2 पोलियो वैक्सीन इन इंडिया, यानी विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड टू मैन्युफैक्चर द जेनेटिकली स्टेबल NOPV2 पोलियो वैक्सीन इन इंडिया। तो भारत में आनुवंशिक रूप से स्थिर NOPV2 पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो भारत में आनुवंशिक रूप से NOPV2 पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन 1 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में भारत बायोटेक, ऑप्शन सी में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ऑप्शन डी में जाइडस कैंडिला। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत में आनुवंशिक रूप से स्थिर
PV2 पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को दिया गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को दिया गया है। भारत में आनुवंशिक रूप से NOPV2 पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए किसको दिया गया है मंजूरी? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को दिया गया है, जो हैदराबाद में स्थित है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो NOPV2 वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है। यह वैक्सीन पारंपरिक ओरल टीकों के लिए तुलना में अधिक 80% अधिक स्थिर है। वैश्विक पोलियो उन्मूलन के अभियान में मदद करेगी, यानी पूरे विश्व में पोलियो उन्मूलन के लिए अभियान में मदद करेगी। वह वैक्सीन नोवल ओरल, यानी जो NOPV2 का पूरा टाइप क्या है? तो नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, जिसका निर्माता कौन है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। NOPV2 का पूरा नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है तो नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, जो किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा, और जो 80% से अधिक स्थिर है, जो पोलियो को पूरा दुनिया से समाप्त करेगा, जो पारंपरिक पोलियो टीकों से अधिक आनुवंशिक रूप से स्थिर है। तो आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लियो गैलेथिया समुद्रगिरी जो हाल ही में खबरों में थी, किसकी एक नई प्रजाति है? लियो गैलेथिया समुद्रगिरी रिसेंटली इन द न्यूज़ इज अ न्यू। जो लियो गैलेथिया जो समुद्रगिरी जो हाल ही में चर्चा में रही, किस एक नई प्रजाति है? किसकी एक नई प्रजाति है? तो ऑप्शन एक में है गहरे समुद्र की मछली की प्रजाति है, ऑप्शन बी में स्क्वाट लॉबस्टर की प्रजाति है, ऑप्शन सी में समुद्री कछुआ की प्रजाति है, या ऑप्शन डी परवाल भीती की एक नई प्रजाति है। तो लियो गैलेथिया समुद्रागिरी जो किसकी एक नई प्रजाति है? तो स्क्वाट लॉबस्टर की एक नई प्रजाति है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लियो गैलेथिया समुद्रागिरी किसकी नई प्रजाति है? तो स्क्वाट लॉबस्टर की एक नई प्रजाति है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो लियो गैलेथिया समुद्रागिरी वास्तव में एक नई प्रजाति स्क्वाट लॉबस्टर की प्रजाति है। यह समुद्री कृमि चक्रियों की और मुनिडो स्पाइडा के परिवार से संबंधित है। जो कहाँ पाया गया है? तो भारत के लक्षद्वीप तट के पास गहरे समुद्र में खोज की गई है। यह भारत के डीप ओशियन मिशन के तहत समुद्रयान के तहत कब की गई थी? तो 2004 में की गई थी, जो हाल ही में इसे देखा गया है। तो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, स्क्वाट लॉबस्टर इसका आंसर हो जाएगा। किस खोज के तहत की गई है? तो डीप ओशियन मिशन यानी समुद्रयान के तहत हुई है, 2004 में की गई है। कहाँ पे हुई है? तो लक्षद्वीप के तट गहरे समुद्र में खोज की गई है। लियो गैलेथिया समुद्रागिरी जो एक नई प्रजाति है स्क्वाट लॉबस्टर, जो कृमि चक्रियों और मुनिडो स्पाइडा परिवार से संबंधित है। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम आप मोटिवेट मिले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि सेशन को मदद मिले। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके बाय, थैंक यू।